ओके, क्वेश्चन है ए बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। रिवर का डायरेक्शन ये मान लेते हैं, बोट डाउन जाएगी तो बोट की स्पीड एक्स मान लेते हैं। तो डिस्टेंस डी अपॉन आर प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। और जब वापस आ रही है बोट तो 3 घंटा लग रहा है, 3 hours टू रिटर्न टू पोर्ट ए। एक्स माइनस आर इज 3, टोटल 5 घंटे। ये एक केस है। एक और बोट है जो बी से स्टार्ट होगी, ए की तरफ जाएगी और वापस आएगी बी पे। और रिवर तो वही है, ठीक है। तो एक बार वापस जाएगी और एक बार बी से ए की तरफ जाएगी। तो कुल मिला के 6 घंटे लगते हैं, डिस्टेंस उतना ही है। तो डी अपॉन एक केस में आएगा वाई प्लस आर प्लस डी अपॉन वाई माइनस आर इज 6। आपसे बोला है टाइम टेकन बाई स्लोअर बोट फ्रॉम ए टू बी। स्लोअर तो ऑब्वियसली ये सेकंड वाला बोट होगा, तो आपसे डी अपॉन वाई प्लस आर की वैल्यू पूछी गई है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या है अवेलेबिलिटी। एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू, और एक लिख सकता हूँ एक्स माइनस आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू। ठीक है, अब या तो मैं एक्स और आर दोनों की वैल्यू निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ आर, या फिर मैं एक्स और आर में रेशियो बना लूँ। ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं एक्स और आर में रेशियो बनाऊंगा तो वो इन टर्म्स ऑफ डी आ जाएगा, तब भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वही कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता, अगर मैं इसको डिवाइड करता तो 3 ऊपर जाता है, 2 इधर। ठीक है, तो ये आता है तुम्हारा 2x प्लस 2r इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3r, और x इज इक्वल्स टू 5r। x इक्वल टू 5r। ठीक है, तो x और r में एक रेशियो आ जाता है। ठीक है, x इक्वल टू, यहाँ से एक रेशियो आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से d आ जाता तुम्हारा, d इज व्हाट, कहीं भी एक जगह रख दो, यहाँ रख देते 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आर। d इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आर, x इज 5r। तो यहाँ से मैं लिखता 6r, मतलब ये 12r हो जाता, मतलब डिस्टेंस 12r हो जाती। करेक्ट है। अब चलो इसको यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ r की जगह, ये हो जाएगा तुम्हारा d अपॉन d की जगह 12r और y प्लस 12r प्लस r, यस, ये 12r अपॉन वाई माइनस आर इज इक्वल टू 6। चलो बेटा, अभी ये करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा, ऊपर कॉमन ले लो, 12r 6 से कैंसिल होगा, जल्दी से कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर आएगा 2, इधर आएगा, ये ऐड होगा वाई प्लस आर वाई माइनस आर, तो आर से आर कैंसिल 2y। ठीक है, और नीचे वाला प्रोडक्ट सामने जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ बना वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग, ये कुछ अजीब सा बना है। ठीक है, जो भी बना है करते हैं काम। सो वाई क्वाड्रेटिक बना है इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, उसमें आर भी है, तो यहाँ से फैक्टराइज अगर मैं करूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, बी इज माइनस 4, 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 4ac, सी इज माइनस का आर, तो प्लस का हो जाएगा प्लस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाई 2, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड मारो, तो 2 प्लस माइनस 2, 1 प्लस, इधर आएगा तुम्हारा, कुछ मिस तो नहीं करा डेटा, ऊपर आर और आएगा। हम्म, ये देखो, ये आर बचेगा ना, 6 से जब कैंसिल करोगे, ऊपर आर और आएगा, तो ये 4r होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो गया, अंदर आर स्क्वायर और आएगा, तो आर बाहर आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हुई थी, फिर से लिख दे रहा हूँ इसको।
y इज इक्वल्स टू 4r प्लस माइनस अंडर रूट 16r² माइनस 4ac मतलब प्लस 4r² अपॉन 2a। तो ये हो गया 16 और 4 20, 20 में से अगर मैं 4 बाहर निकालूं तो 2 बाहर आएगा, तो 2r प्लस माइनस 2 कैंसिल हुआ नीचे से, अंदर बचेगा √5 और r बाहर आएगा, तो कुल मिला के 2 प्लस माइनस √5 r। माइनस नहीं ले सकते क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, स्पीड नेगेटिव होगी नहीं, तो y की वैल्यू आ सकती है 2 प्लस √5 r। ये y आ गया। अब आपको निकालना था ये वाला वैल्यू। सो अब एक काम करो, इसमें d की जगह लिख सकते हैं अपन, डी की जगह लिख सकते हैं अपन 12r, डी की जगह लिख सकते हैं 12r, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। और अपॉन में था y प्लस आर, y की जगह इन टर्म्स ऑफ r लिख सकते हैं, r से r कैंसिल कट जाएगा। सो y प्लस आर, y की जगह आएगा 2 प्लस √5 r प्लस r, r से r खत्म, तो r अपॉन 3 प्लस √5। ठीक है, अब अगला स्टेप ये हो सकता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो इस तरह से। तो नीचे बनेगा a² माइनस b² मतलब 9 माइनस 5 4, और ऊपर 12 है, तो 12/4 3 माइनस √5, तो 3 इंटू 3 माइनस √5, 9 माइनस 3 √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of coins collected per week by 2 coin collectors A and B are in the ratio 3:4। तो A और B एक वीक में 3:4 की रेशियो में कॉइन्स कलेक्ट करते हैं पर वीक। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो क्या मैं इसको 3 के और 4 के ले सकता हूँ? यस, ओके। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन कलेक्टेड बाई ए इन 5 वीक्स, 5 वीक में हो जाएगा, एक वीक में 3 के तो 15 के, इज मल्टीपल ऑफ 7, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 7x। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाई बी इन 3 वीक्स हो जाएगा 12 के, इज मल्टीपल ऑफ 24, मतलब 24 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, मतलब 24y। ठीक है, एक तरीका है रेशियो में जा सकते हैं, दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग सही रहेगा। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाई ए इन वीक, तो के को मिनिमाइज कर रहा है बेसिकली, तो ये 3 के मिनिमाइज हो जाएगा, ये मिनिमाइज कर रहा है तो के मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, देखो अब 7 के मल्टीपल्स में अगर आप जाइएगा तो 7 आएगा अगला मल्टीपल, फिर आएगा 14। ठीक है, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे मल्टीपल्स मिलेंगे, बट एक पॉइंट है यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर आप 15 के लिख रहे हैं और 7 के मल्टीपल में, तो के का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, वो तब पता चलेगा जब यहाँ जो 7x आप लिख रहे हैं वो 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहली बार कब डिवाइड होगा, जब ये 7 × 15 लिखा जाएगा, तो इस केस में के का वैल्यू 7 आ जाएगा। और आगे और कब डिवाइड होगा, जब ये 7 × 30 लिखा जाएगा, 15 का अगला मल्टीपल। ठीक है, तो मैं अगर इस केस में चेक करूं तो इस केस में के की वैल्यू आएगी 15 से 15 कैंसिल 7, इस केस में के आएगा 7, इस केस में के विल बी 7, है ना। अगर के 7 है, अगर के 7 है तो ये हो जाएगा 12 × 7 84। अब सोचने वाली बात ये है कि 24 इंटू या 24 के मल्टीपल्स में जब मैं जाऊंगा 48, अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ जो आए वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। या मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि 12 के, ठीक है, 12 के 24x या 24y से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर मैंने इसकी जगह 7 रखा, मतलब 84, 84 आता ही नहीं है 24 के टेबल में, इसका मतलब ये केस नहीं होगा। ठीक है, ये मैं केस चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर आपने 7 का अगला मल्टीपल जो 15 से डिवाइड होता हो लिया, तो वो होगा 7 × 30, तो इस केस में क्या आ जाएगा 14, इस केस में के आ जाएगा 14, तो के 14 अगर आप यहाँ रखें तो ये नंबर बनेगा 12 × 14। हाँ, ये 24 से डिवाइड होगा क्या, यस होगा, आप करके देख लीजिए, होगा।
y की वैल्यू 7 आ जाएगी इस केस में। यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ k जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करेगी इज 14। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 3 into 14, 42. Question is, a fruit seller has a stock of mangoes, bananas, and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes make up 40% of his stock. अगर उसका टोटल स्टॉक में x मान लेता हूँ, अगर ये टोटल स्टॉक है तो नंबर ऑफ मैंगोज जो फर्स्ट डे वो सेल कर रहा है वो 40% ऑफ टोटल स्टॉक, जो सेल नहीं कर रहा है टोटल, जो मैंगोज उसके पास है वो पूरे स्टॉक का 40%। दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो सेल करा, हाफ ऑफ द मैंगो उसने सेल करे, मतलब 20%, x/5 उसने सेल करे। नाउ 96 बनाना, 96 बनाना सेल करे, एंड जो भी एप्पल थे, अब एप्पल का भी नहीं पता, ठीक है, जो भी एप्पल थे उसका 40% उसने एप्पल सेल कर दिया, ठीक है। तो 40% का मतलब हुआ 2/5 ऑफ, मान लेते हैं एप्पल का नंबर ए है सपोज, ठीक है। At the end of the day, he ends up selling 50% of his fruits. Okay. Total sale उसने कितना करा उसका इक्वेशन बना लिया, x/5 plus 96 plus 2/5 of a is equals to 50% fruits, 50% of x। तो यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगी, अगर मैं इसमें x और बताना क्या है वैसे, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स मतलब x की वैल्यू बतानी है, वो भी मिनिमम। तो x के टर्म में सब कुछ लिख लेते हैं अपन। तो ये आ जाएगा x-2 में से x-5 माइनस कर दो, ये 50% में से 20%, 30% बचेगा, सो 3x/10। और इधर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा आपका 96 इंटू 5, 450 इंटू 30, 480 प्लस 2a/5, ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल करो पहले, 960 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब x है नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो ये जाहिर सी बात है ये पॉइंट में तो नहीं होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, तो a जो होना चाहिए वो कम से कम 3 से डिवाइड हो, क्योंकि ये वैल्यू तो 3 से डिवाइड हो रही है, तो a सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक। अब एक चीज और चेक कर लो, कहीं एक कंडीशन और थी ये वाली, अगर a की वैल्यू आप 3 रखते हो तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर ऑफ एप्पल्स जो आप सेल कर रहे हो ये इंटीजर नहीं रहेगा, तो 3 और 3 के साथ साथ 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 के साथ साथ 5 का मल्टीपल 15 होगा, तो 3 नहीं 15 ले सकते हैं। अगर मैं इसमें 15 रखूं तो 960 प्लस 15 इंटू 4 60 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 20, और इधर आएगा 320 विच इज 340। तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्स क्या हो सकता है, 340। अच्छा सवाल, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Gautam and Suhani working together can finish a job in 20 days. गौतम एंड सुहानी 20 डेज में काम खत्म, ठीक बात है। इफ गौतम डज only 60% of his usual work on a day, Suhani must do 150% of her usual work on that day to exactly make up for it। मतलब 20 दिन में काम खत्म हो रहा है अगर ये दोनों अपनी यूजुअल एफिशिएंसी से काम करते हैं, बट हुआ ये कि गौतम अपनी 60% एफिशिएंसी से काम करने लगा, तो सुहानी को उतना ही डेज में काम खत्म करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को 150% तक यूज करना पड़ा। तो क्या मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूँ, समझना जरा, मान लेते हैं कि गौतम की एफिशिएंसी जी है और सुहानी की एफिशिएंसी एस है, तो गौतम अपनी एफिशिएंसी का 40% यूज नहीं कर रहा है, उस वजह से सोहानी को अपनी एफिशिएंसी का 50% एक्स्ट्रा यूज करना पड़ा, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ से सोहानी, ये गौतम था सॉरी यहाँ पे,
दिस इज गौतम। तो गौतम और सुहानी की एफिशिएंसी का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5/4। अब ये 5/4 अगर मैं यूज करूँ 20 डेज के साथ, तो मैं टोटल वर्क लिख सकता हूँ। टोटल 9 यूनिट्स 1 डे में प्रोड्यूस करते हैं, तो 20 डेज में 180 प्रोड्यूस करेंगे। आपको पूछा गया है जो फास्टर है उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर गौतम। सो 180 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 36 days। दिस विल बी योर आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, पहले ट्राइंगल है, लेट एबीसी इज अ ट्राइंगल, और ये आइसोसेलेस है, तो ए बी और ए सी इक्वल है इसमें। ए बी और ए सी इक्वल है आइसोसेलेस इनके हिसाब से, तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे, पहले तो यही लिख लो आप। ठीक, दीज टू एंगल्स वुड बी इक्वल। ठीक है, आगे बताएं। ए डी इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एंड बी ई इज एल्टीट्यूड, एक और परपेंडिकुलर, फ्रॉम बी टू ए सी। इफ ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट ओ, करेक्ट है, तो ए ओ बी एक एंगल दे रखा है, दिस वाला एंगल इज 105, तो इधर भी ये 105 हुआ फॉर श्योर। ठीक है, ये 90 90 हो गया। ठीक है, और ये चारों का सम कितना, चारों का सम होगा आपका ऑब्वियसली 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, डी ओ ई सी। तो 360 में से 180 निकल गया, 105 ये है, तो ये कितना बचा, 75। ये 75, तो ये बी वाला एंगल भी 75, तो ऊपर जो ए बच रहा होगा ये 75 75 150, तो ये 30 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। आपको बताना है कि ए डी और अपॉन में क्या है, बीई, ए डी अपॉन बीई का रेशियो क्या होगा। ओके, एल्टीट्यूड के साथ बेस अगर मैं लूं तो एरिया लिखा जा सकता है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया, देखो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल एबीसी का एरिया हाफ, बेस में बीसी ले रहा हूँ तो एडी आ जाएगा, और हाफ अगर मैं बेस लेता हूँ एसी, बेस लेता हूँ एसी, तो बीई आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं किसी तरह से, ठीक है, एक चीज, अब इसको एंगल से लिंक करना है। एंगल से लिंक कैसे हो सकता है ये, देखिएगा, एंगल्स देख लो, पहले मैंने ठीक लिखे हैं सब। 105, 105, तो ये 105 हो गया। ठीक है, यहाँ 90 90, 360। ठीक है, 90 90 180, 180 ये, हाँ ठीक है, करेक्ट है। 150, 75 75 150, ये इक्वल होंगे, तो ये 30 बचेगा। ठीक है, अब एक काम किया जा सकता है, देखो क्या, अगर मैं अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से एडी और बीई का कुछ रिलेशन आ जाएगा, वही हमको इंपॉर्टेंट भी है। तो एडी अपॉन बीई यहाँ से आ ये रहा है, आपसे आप कैंसिल, एसी अपॉन बीसी। अब किसी तरह से एसी अपॉन बीसी, और कैसे आ सकता है एसी अपॉन बीसी, एंगल्स दिए हैं, तो एसी के सामने क्या है, एसी के सामने है 75, और बीसी के सामने है 30। ठीक है, तो मैं इसमें साइन रूल लगा सकता हूँ। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है, ए सी अपॉन साइन 75 विल बी इक्वल टू बी सी, बी सी के सामने है साइन 30, साइन 30 इज हाफ, हाफ ऊपर जाएगा 2, तो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ साइन 75। पर ऑप्शन में साइन 75 कहीं नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 2 कॉस 15, तो 2 cos 15 क्या आ गया, ए सी अपॉन बी सी का वैल्यू विच इज ए डी अपॉन बी ई। तो आंसर इसका होगा 2 cos 15, ऑप्शन डी। अच्छा सवाल है। ए रेक्टेंगल विद लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज ड्रॉन इनसाइड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2। एक सेमी सर्कल के अंदर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। ठीक है, इस तरह से,
यहाँ कहीं सेंटर है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का बताया गया है। देन द रेशियो ऑफ लेंथ एंड टू द लार्जेस्ट, लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ, लेंथ बताना है टू द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आपको बताना है, ठीक है। अगर इसका रेडियस 2 है, ठीक है, तो चेक कर रहे हैं ये भी रेडियस होगा, राइट। अगर मैं इसको बी बोलता हूँ और ये एल है, और ये एरिया आपको मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया कब मैक्सिमाइज हो सकता है, ये कंडीशन पकड़ लेते हैं तो काम हो जाएगा, है ना। देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 होगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला साइड बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे ले लूँ, मतलब ये L/2 ले लूँ, ओके, तो इसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। एक रिलेशन क्या आएगा, L/2 का होल स्क्वायर प्लस B² इज इक्वल्स टू 4, 2 स्क्वायर। तो L²/4 प्लस B² इज इक्वल टू 4, और LB को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। LB को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों जो पोर्शंस है ना, ये एज इक्वल, एज क्लोज एज पॉसिबल हो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एज क्लोज एज पॉसिबल, तो ये जितना क्लोज हो सकते हैं उतना बेहतर है। तो यहाँ से या तो मैं, देखो, L/, ठीक है, ये इसके बराबर हो रहा है, तो L²/B² इज 4/1, ओके। सो L/B आ जाएगा 2:1, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का हो सकता है 2:1, और जो मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, यही हो सकता है। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था कि यहाँ पे अगर रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे लिया है ना, यही इसकी मेन कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बने, ये अगर आइसोसेलेस बन जाए तो ये एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आइसोसेलेस बनेगा तो एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो L/2 बी के अगर इक्वल हो जाए तो भी देखो वही लास्ट में कंडीशन आए, ठीक है। सो आंसर इज 2:1। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रेगुलर पॉलीगन, any interior angle exceeds the exterior angle by 120। देखो, टोटल जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो होता है n-2 इंटू 180, तो ईच इंटीरियर एंगल होगा n डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इसका डिफरेंस एक्सटीरियर एंगल के साथ 120, ठीक है। टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिवाइडेड बाई n, ये ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया, माइनस करा तो 120। सो एन इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 180n माइनस 360 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 120n, और 60n इज इक्वल्स टू 720, और n इज इक्वल्स टू 12। n 12 आ गया, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के 12 है, तो आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। डायगोनल्स का क्या सीन होता है, nc2 - n, 12c2 - 12, 12 into 11/2 - 12, this is 66 - 12, 54 is your answer। पैटर्न का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले एक काम करिए, एक एक टर्म अगर आप अलग करें, तो 1 + 1 1 1 किसके साथ आ रहा है, 1 into 1/4, 1 into 1/16, 1 into 1/64, ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। एंड सॉरी, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है।
ओके, प्लस दूसरा टर्म देखना है यहाँ पे 1/3 से बनेगा, 1/3 1/3 1/3 अलग कर लीजिए 1/3, तो 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस सो ऑन। इसको जरा ऑब्जर्व करिए, दिस इज जीपी ऑफ, जिसमें कॉमन रेशियो 1/4 है। जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो इसका जब सम निकालेंगे तो ये आएगा आपका, साइड में सॉल्व कर ले रहा हूँ। फर्स्ट टर्म इज 1, 1 माइनस 1 अपॉन 4, 3/4, 4 ऊपर जाएगा तो 4/3। सेकेंड टर्म देखना, दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ, अब देखना यहाँ फर्स्ट टर्म है 1/4, फर्स्ट टर्म इज 1/4, कॉमन रेशियो भी 1/4, 1/4 अपॉन 3/4, 4 4 कैंसिल, 1 अपॉन 27, सॉरी 1/3, 1/3, 1/3, सो 1/3 इंटू 1/3 आ गया 4/3, और यहाँ पे है 1/9। ठीक है, अगला टर्म, एक और टर्म ले लेते हैं कॉमन, अगर इसमें भी कुछ बन रहा होगा तो उसको निकाल लेंगे। अगला टर्म बनेगा 1/9 से, 1/9 अलग कर लो, तो 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन। इसमें भी वही, फर्स्ट टर्म यहाँ पे होगा 1/16, कॉमन रेशियो इज 1/4, सो 3/4। ठीक है, ये कैंसिल करेगा 4 टाइम्स, तो ये आएगा 1/12, 1/12 इंटू 1/9, मतलब 1/108। ये पैटर्न चल रहा है। अगर आप गौर से देखें, 1/9 से 1/108 बनाने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी चेक करो, 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये पैटर्न चल रहा है अगेन अ जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म है 4/3 और कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/12 है। सो 4/3 अपॉन 11/12, और 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11, 16/11 स्क्वायर। आंसर होगा ऑप्शन बी, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जीपी। ये भी एक सीक्वेंस का सवाल है। ओके, ए एन दे रखा है यहाँ पे 46 प्लस 8n, और बी एन है 98 प्लस 4n, वेयर एन जो होगा वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 100। मतलब अगर मैं इसमें 1 2 3 4 ऐसा रैंडम वैल्यूज रखना शुरू करूँ तो इस पैटर्न में क्या क्या आएगा देखना। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 8 ऐड होगा, 46 प्लस 8 54। ठीक है, अगला टर्म फिर से ऐड करिए 8, तो आ जाएगा 62। नेक्स्ट टर्म आपका आएगा 71 79 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें जो सीरीज चलेगी यहाँ चलेगी 98, सॉरी 98 प्लस 4, 98 प्लस 4 आ जाएगा 102, फिर 106, 10110 एंड सो ऑन। ठीक है, 100 वाला अगर आप रख के देखें तो ये टर्म जाएगा तुम्हारा, आखिरी टर्म इसका होगा 800 प्लस 846, और इस वाली सीरीज का आखिरी टर्म होगा 498। ठीक, करना क्या है, द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बोथ द सीक्वेंसेस, कॉमन टर्म्स बोथ द सीक्वेंसेस। ठीक है, तो कॉमन टर्म वाला स्लॉट 2 में आई गेस एक सवाल आया था। ठीक है, उसी तरह से स्लॉट 3 में आया, तो कॉमन टर्म ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये सीरीज, या तो आप इस सीरीज के हिसाब से चलो, ठीक है, या फिर आप एक आइडिया लेके चलो कि यहाँ पे 8 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 4 ऐड हो रहा है, तो 8 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आएगा। आप किसी भी टर्म में डिवाइड करिए 8 से, रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं अगर मैंने सही ऐड करा है तो। वेट अ मिनट, यस, आप कहीं भी डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए एक बार, यहाँ डिवाइड करेंगे 8 इंटू 8 पंचे 40, 40 6 बचेगा, यहाँ 0। ठीक है, 6 रिमाइंडर आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 56, हाँ उसे एक कम, 48, हाँ ठीक है, 6 आएगा। यहाँ भी डिवाइड करिए, यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, हर एक टर्म में तुमको 6 मिलेगा, तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए, तो इधर साइड भी डिवाइड करने से रिमाइंडर 6 आना चाहिए। ठीक, अगर कॉमन नंबर हुआ तो एक बार 102 में डिवाइड करो, 102 में डिवाइड करोगे 8 से,
1 टाइम, यस 6 आएगा। तो पहला कॉमन टर्म यहाँ पे 102 आएगा, मैं कॉमन टर्म लिख रहा हूँ 102। अगला टर्म कॉमन टर्म क्या होगा? अगला कॉमन टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 8 का मल्टीपल ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 4 का मल्टीपल ऐड हो रहा है, तो 8 और 4 का कॉमन 30, 8 और 4 का कॉमन, यस 8 और 4 का कॉमन आएगा आपका ऑब्वियसली 8। ठीक है, 8 ले सकते हैं, तो 8 का ऐड करो, 8 ऐड करोगे तो 110, ये पैटर्न चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप जा सकते हो 498 तक, अगर ये सीरीज का हिस्सा हुआ तो ये सारे कॉमन टर्म्स हैं, इन्हीं का एडिशन करना है। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स का एडिशन करना है तो फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने कॉमन टर्म्स होंगे, वी हैव नो आइडिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ पहले कॉमन टर्म्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका सम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आइडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 8, इज लेस देन 498, जरूरी नहीं कि इसके इक्वल हो। ठीक है, तो n-1 इंटू 8, तो 102, इसमें से माइनस करें तो 6, इधर आएगा 9, इधर आएगा 3, तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 बार होगा 32, 7 बचेगा 8, 8 इंटू 9 72। ठीक है, पॉइंट समथिंग समथिंग, तो n-1 इज लेस देन 49 पॉइंट समथिंग, तो n इज लेस देन 50 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म्स होंगे 50 पॉइंट समथिंग मतलब 50 होंगे। 50 कॉमन टर्म हो गया, इसका मतलब फॉर्मूला लगाओ, n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 50 इंटू 102, 49 इंटू 4, 200 होता, अगर 50 होता 4 कम होगा, 196। 50 इंटू 196 और 200, 196 और 102, 296, 298। ठीक है, ये हो जाएगा 00149, कोई ऑप्शन है? यस, 14,900, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। If fx is a real valued function such that this is equals to this, okay, इस तरह के क्वेश्चंस में करना ये होता है, एक सिंपल सा पैटर्न है। जब भी इस तरह का सवाल दिखे आपको, देखना, अगर मैं इसको a एज्यूम कर लूं और अगले वाले को b एज्यूम कर लूं, ठीक है, मैं चाह ये रहा हूं कि फंक्शन कुछ ऐसा बन जाए f ऑफ ए बी। ठीक है, और इज इक्वल्स टू समथिंग, राइट। तो जब मैं उसमें a और b की वैल्यू प्लेस करूं तो आंसर तुरंत मिल जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसको 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से तुमको मिल जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 प्लस 2 17, नहीं 15 प्लस 4 19 आ जाएगा, यस 19x। और ये एलिमिनेट हो गया, 5a प्लस 2b। ओके, अब समझने वाली बात है कि मैं एक फंक्शन जो इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इसकी जगह a लिया है, इधर b लिया है। अब 19b की वैल्यू, ये इक्वल टू 19x था, 19x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5a प्लस 2b आ गई। अच्छा हुआ ये तो। अब एक कंडीशन दी गई है, f ऑफ x कॉमा 2x इज इक्वल टू 27, तो a की जगह x रख दो, b की जगह 2x रख दो, a की जगह x रख दो, b की जगह 2x रख दो, तो ये 27 के बराबर आएगा। तो 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, तो 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यही शायद आपसे पूछा गया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, तो आंसर इज 3। तो ये आपका हो गया स्लॉट 3। ठीक है, अगली क्लास में जब हम आएंगे, अगली वीडियो में जब आएंगे, तो इसी सीरीज के अंदर हम
कैट 22 पे फोकस करेंगे। तो कैट 22 का भी इसी तरीके से स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 आएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट जैसा कि हम लोग ने आपसे बोला था कि 17 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके लिए ये वीडियो वैल्यू एडिशन कर रहा है आपका, तो बिल्कुल इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।